रोटेटरी मोशन। जब किसी बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, हाँ, ऑफ डिफरेंट रेडियाई, लेकिन सभी सर्कल का सेंटर किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर लाई करता है, तो उस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ऐसे मोशन को कहते हैं रोटेटरी मोशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के सेंटर से भी पास हो सकता है और सेंटर के अलावा कहीं से भी पास हो सकता है, तो बहुत कोई उसमें इश्यू वाली बात नहीं है। किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, तो सेंटर से भी पास हो सकता है और उसके अलावा कहीं से भी पास हो सकता है। कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो डिफरेंट पार्टिकल के ओमेगा सेम रहेंगे, चाहे वो कितनी डिस्टेंस पर हो, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम होता है। तो एंगल सब इक्वल ट्रेवल करते हैं, तो सभी के ओमेगा सेम रहेंगे। दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द आर, वो आर पर डिपेंड नहीं करेंगे। अगर यूनिफॉर्म रोटेशन होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सिर्फ उसमें यूनिफॉर्म है, तो वो एक्सिस को कट करते हुए क्रॉस होता है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों एक्सेलरेशन होते हैं, तो वो एक्सिस को कट नहीं करते, तिरछा क्रॉस होते हैं। स्क्यू फ्रॉम द एक्सिस। नॉन यूनिफॉर्म में तिरछा क्रॉस होते हैं, एक्सिस को कट नहीं करते, लेकिन यूनिफॉर्म में एक्सिस को कट करते हुए एक्सेलरेशन क्रॉस होता है। टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। टॉर्क इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स विच हैव टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी। टॉर्क एक स्पेशल तरीके का फोर्स होता है जिसकी टेंडेंसी होती है बॉडी को रोटेट कराने की, और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स किस पोजीशन पे लगाया जा रहा है, फोर्स की पोजीशन क्या है। आर एफ इंटू टॉर्क की वैल्यू या तो आर क्रॉस एफ से फाइंड करी जाए, या जनरल टॉर्क को फाइंड करने का एक तरीका होता है, जैसा भी फोर्स लग रहा हो आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स खींच लो, ओरिजिन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इस डिस्टेंस को कहा जाता है मोमेंट आर्म। ओरिजिन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर, दैट इज नोन एज मोमेंट आर्म। तो टॉर्क की वैल्यू एक्चुअल में होती है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओरिजिन से क्रॉस हो जाए तो उसकी वजह से टॉर्क ज़ीरो होता है। किसी भी फोर्स का अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओरिजिन से क्रॉस हो जाए तो टॉर्क होता है ज़ीरो। और दूसरा तरीका है कि अगर आर वेक्टर दिया हो, एफ वेक्टर दिया हो, तो सीधे सीधे आर क्रॉस एफ कर लो, टॉर्क की वैल्यू फाइंड हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल्स, दैट इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर। तो आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंसर क्वांटिटी और यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिस्टम का, जैसे किसी बॉडी का, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। किस तरीके से मास सिस्टम का डिवाइड है उस पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टेंसर है, तो अगर टेंसर ऑप्शन ना हो तो स्केलर लिखिएगा। तो इट मीन्स डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधे मास देखो और मास की डिस्टेंस देखो ओरिजिन से, एम आर स्क्वायर करो, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स। और अगर कंटिन्यूस बॉडी है तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हो, इंटीग्रल करके, इंटीग्रेट करके, लेकिन मुझे लगता है आप कंटिन्यूस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो तो ज़्यादा मास अगर ज़्यादा दूरी पर होगा तो उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा मास ज़्यादा दूरी पर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, उबला अंडा है और कच्चा अंडा है, रॉ एग एंड बॉइल्ड एग, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे, लेकिन अगर दोनों को घुमा दिया जाए, रोटेट करवा दिया जाए, तो कच्चे अंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। रीज़न ये है, जब हम रोटेट कराएंगे
तो कच्चे अंडे का जो भी लिक्विड है सब साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, दीवार की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हम मिक्सी चलाते हैं और मिक्सी में हम देखें मैंगो शेक बना रहे हो तो मैंगो शेक पूरा पूरा साइड में चला जाता है। वैसे ही अगर हम किसी चीज़ को रोटेट कराते हैं तो उसका सारा लिक्विड साइड में चला जाता है, तो अब मास दूर चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो अगर रोटेट नहीं करा रहे, कच्चा अंडा उबला अंडा दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, लेकिन अगर रोटेट करा देंगे तो कच्चे अंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है और उबले अंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहता है। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको याद रखने हैं। आप इंटीग्रेशन मेथड से I = इंटीग्रल r² dm से भी निकाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप याद रखो। एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो क्या, इनर रेडियस पाइप है, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, मास m, लेंथ l। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास, ऐसा एक्सिस जो उसके सेंटर से क्रॉस हो रहा होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसकी सरफेस जो ऊपर वाली सरफेस है पाइप की बीच से, सिलेंडर हो, सिलेंडर के बीचों बीच से एक एक्सिस पास हो रहा हो लेंथ के अलोंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/2 r1² प्लस r2²। अगर इसको हॉलो कर दें, सिर्फ एक रेडियस हॉलो सिलेंडर हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो अगर हॉलो सिलेंडर की लेंथ 0 होगी तो वो रिंग बन जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² रिंग का भी। और अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 और लेंथ 0 कर दें तो वो डिस्क बन जाएगा, तो डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। रिंग का प्लेन का परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। जो भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM कहलाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है सिर्फ। अब जैसे एक रिंग हो, पूरा मास m, ICM निकालना है mr²। अच्छा, अगर इसकी जगह आधी रिंग हो, हाफ रिंग हो, लेकिन मास m ही दिया हो उसका, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा। या डिस्क हो पूरी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, लेकिन अगर आधी डिस्क हो लेकिन उस डिस्क का मास आपको m दिया हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ही होगा। तो अगर मास m दिए हैं तो वही रहेगा। अब अगर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक रिंग है जिसका मास m दिया है, उसको हाफ कट कर दें हम, तब इसका मास m/2 लिया जाएगा, m/2 r²। मीन्स जितना मास दिया हो उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, और पैटर्न वही है, रिंग है तो मास इंटू r², डिस्क है तो मास इंटू r²/2। अब जो भी मास हो, m दिया हो तो m रख लेंगे, चाहे 1/4 रिंग हो चाहे 1/4 डिस्क हो, मास देख लेंगे कितना दिया है तो उस हिसाब से निकाल लिया जाएगा। कभी कभी कहते हैं पूरी रिंग है, मास m है, आधी काट दी तो मास m/2, और कभी कभी पहले से ही कहते हैं आधी रिंग है और मास m है तो मास m ही लिया जाएगा, तो mr² होगा, ध्यान रखिएगा। ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr², हॉलो स्फीयर 2/3 mr²। सब ICM बता रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड जिसकी लेंथ l है तो बीचों बीच ICM ml²/12, और एक एंड के अबाउट ml²/3 होता है। रेक्टेंगुलर लेमिना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m a² + b² पूरे में अपॉन 12, m a² + b² पूरे में अपॉन 12, साइड जहाँ पर a और b रेक्टेंगुलर की साइड है, सॉलिड सिलेंडर एक सिलेंडर हो और उसका सेंट्रल डायमीटर हो, जैसे एक पेन है और पेन के सेंटर से लाइन क्रॉस कराइए आप, लेंथ के सेंटर से, 10 मीटर का पेन है या आधा मीटर का पेन है तो बीचों बीच से लाइन क्रॉस कराइए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 प्लस ml²/12 होता है। उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I = ICM + md²। याद रखिएगा, I = ICM + md²। D जो है सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस और नया एक्सिस, अगर दो एक्सिस पैरेलल होते हैं तब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती है, तो D जो होता है सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस और पैरेलल वाला, उसके पैरेलल जो एक्सिस है जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस होता है, उसके बीच की दूरी होता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ,
आई इज इक्वल टू आई सी एम, सर यहाँ पर आई सी एम ही रखा जाता है प्लस एम डी स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कोई भी आई रख दिया, इस थ्योरम में ही आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर है, तो आई सी एम की जगह आई सी एम रखिएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से आप स्फीयर का आई सी एम दिया हो एम आर स्क्वायर, मान लीजिए टेंजेंट के अबाउट पूछा हो, तो स्फीयर का आई सी एम होता है 2, सॉलिड स्फीयर है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर करेंगे तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा, टेंजेंट के अबाउट सॉल्व करेंगे 7/5 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक्सेस देख लेना चाहिए कि आई सी एम है कि टेंजेंट है, आप किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से। उसके बाद है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जिस प्लेन में बॉडी रखी हो वो प्लेन एक्स और वाई प्लेन होता है। जिस प्लेन में बॉडी रखी हो वो प्लेन एक्स और वाई प्लेन होता है, और जो लाइन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो वो जेड एक्सिस होती है। जो भी लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो वो जेड एक्सिस मानी जाती है, और जिस प्लेन में बॉडी रखी होती है वो एक्स और वाई प्लेन होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कोशिश करनी चाहिए कि उस पॉइंट पर लगाओ जहाँ पर आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम हो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। उस पॉइंट पर हमको लगानी चाहिए जहाँ पर आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम हो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हर जगह नहीं लगानी चाहिए। तो फिर से आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई उस जगह लगाओ जहाँ पर आई एक्स और आई वाई की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद बात करते हैं रोलिंग। रोलिंग, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन इज नोन एज रोलिंग। प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं रोलिंग। सर प्योर रोटेशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन होता है, सारे पार्टिकल अपनी जगह पे घूम रहे होते हैं, और प्योर ट्रांसलेशन में सारे पार्टिकल चल रहे होते हैं। प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन को हम मिला दें तो इस इफेक्ट को रोलिंग कहते हैं। जैसे एक पहिए को घुमा दें तो पहिया आगे भी चलता है और घूमता भी है, दैट इज़ नोन एज रोलिंग। रोलिंग की सिचुएशन में जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में होता है वो रेस्ट पर होता है। हाँ, मे बी वो फॉर इंस्टेंट रेस्ट पर हो, जब वो पॉइंट कांटेक्ट में आता है तब रेस्ट पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो पॉइंट रेस्ट पर होता है उसकी 0 होती है, सेंटर की वेलोसिटी v होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है। और जैसे सेंटर के और लाइन पर कोई सरकमफ्रेंस पर पॉइंट b है, सरकमफ्रेंस पर ही, तो उसकी वेलोसिटी होती है √2v। सेंटर वाली लाइन पर यानी कि r ऊंचाई पर अगर सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है तो उसकी वेलोसिटी होती है √2v। वैसे एक जनरल फार्मूला होता है रोलिंग की सिचुएशन में, लोवेस्ट पॉइंट से कोई थीटा एंगल हम बना लें, लोवेस्ट पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे थीटा एंगल पर अगर कोई पॉइंट A है तो उसकी वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो जनरल फार्मूला होता है 2v sin θ/2, 2v sin एंगल अपॉन 2। जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल हो जाए पोजीशन, B पॉइंट का निकालना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कोई पॉइंट है तो 2v sin 90, एंगल 90 हो जाएगा। अरे लोवेस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल आने पे 90 का एंगल हो जाएगा, 90/2 √2v आ जाएगा। सबसे लोवेस्ट पॉइंट का निकालना है तो थीटा 0 होगा, तो 2v sin 0/2 करेंगे तो sin 0 0 होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला है कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप रोलिंग की सिचुएशन में निकाल सकते हो। सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो, लोवेस्ट पॉइंट से थीटा एंगल पर, तो उसकी वेलोसिटी होती है 2v sin θ/2। कोई बॉडी रोल कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर पूछा जाए तो कोई बॉडी अगर रोल करती है तो उसके सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर मान के, ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर मान के प्योर रोटेटरी मोशन करते हैं। कोई बॉडी अगर रोल कर रही होती है, रोलिंग यानी कि रोटेशन और ट्रांसलेशन का कंबाइंड इफेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर मान के सारे पॉइंट प्योर रोटेशन करते हैं। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना IP हो गया तो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ IP ω²। IP में हम शिफ्ट कर सकते हैं, IP इज इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ICM प्लस MR² सॉल्व करेंगे तो प्योर रोलिंग की जो काइनेटिक एनर्जी आती है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ½ ICM ω² यानी कि प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ½ mv² प्योर ट्रांसलेशन।
तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से भी समझ में आता है कि प्योर रोटेशन हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो रोलिंग इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन। रोटेशन रोलिंग के प्रॉब्लम के एक मेथड ये है, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी, और एक डायनामिक मेथड है, फोर्स वगैरह लगा के फाइंड कर सकते हैं। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर नंबर 2 इसको कहते हैं रोलिंग। फ्रिक्शन नहीं तो रोलिंग नहीं। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं तो सर्कुलर मोशन नहीं, उसी प्रकार से फ्रिक्शन नहीं तो रोलिंग नहीं है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर रोलिंग। वो भी स्पेशल टाइप का फ्रिक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा स्टैटिक लिमिटिंग, उससे कम काइनेटिक, और सबसे कम होता है रोलिंग। ये इसको हम समझ भी सकते हैं। एक सिलेंडर को, जैसे घर में घरेलू सिलेंडर होता है, आप उसको लाते हो, लुढ़का के लाते हो, रोल करा के लाते हो, खींच के नहीं लाते हो, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। इस वजह से हम उसको लुढ़का के लाते हैं, उसको खींच के नहीं लाते, इस वजह से उसको लुढ़काया जाता है। आप इस फार्मूले से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक्सेलरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन भी एक चीज़ समझ लीजिए, छोटी सी है। जैसे आप हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखोगे, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr² रखोगे, हॉलो स्फीयर है 2/3 mr² रखोगे। अरे इससे अच्छा है जब फॉर्मूला डराइव करो तो एक जनरल बात लिख लो, I = mk², जहाँ पे k जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है। अब k की वैल्यू जो भी बॉडी हो उस हिसाब से रख दो। अब जैसे रिंग हो तो I = mk² = mr² कर दो, R = k आ जाएगा। डिस्क हो तो I = mk² = mr²/2 कर दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी R/√2। साहब एक सॉलिड स्फीयर हो तो I = mk² = 2/5, जो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, 2/5 mr² रख दो, तो k की वैल्यू निकल आएगी। तो k की वैल्यू आप किसी भी बॉडी के लिए फाइंड कर सकते हो, लेकिन जनरल फार्मूले में कैलकुलेशन के लिए I = mk² रख देंगे हम, तो फार्मूला एक निकल आएगा जनरल। वो फार्मूला हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा, k की वैल्यू बस रखनी होगी हमको। एक्सेलरेशन निकालते हैं तो g sin θ/1 + k² आता है। क्या है? k²/r²। एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर θ डिग्री पर रोल करती हुई नीचे आ रही है, तब उसका एक्सेलरेशन g sin θ/1 + k²/r², दैट इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एट बॉटम निकालते हैं, नीचे जब बॉडी लुढ़कते हुए आ जाए तो बॉटम पर वेलोसिटी √2gh, पूरा अंडर रूट के अंदर है, √2gh/1 + k²/r²। टाइम निकालते हैं तो 1/sin θ, और पूरा अंडर रूट के अंदर है 2h/g, और h के साथ ऊपर ही है 1 + k²/r²। फिर से t = 1/sin θ, पूरा अंडर रूट 2h ब्रैकेट 1 + k²/r² होल अपॉन g, दैट इज टाइम टेकन बाय द बॉडी। अब इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ एक लफड़ा फंसता है। कहा जाता है कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, आंसर सही आता है। रीज़न ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन कंजर्वेटिव होता है, वो एनर्जी का लॉस नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लगता है, भाई कॉन्टैक्ट पॉइंट पर लगता है फ्रिक्शन, और वो पॉइंट तो रेस्ट पे रहता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट कॉन्टैक्ट पे आता है वो रेस्ट पे आ जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वर्क डन होगा ही नहीं, वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूवमेंट ही नहीं होगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन को कंजर्वेटिव की तरह एक्ट कराया जाता है, तो वो कंजर्वेटिव होता है। या फिर एक दूसरा पॉइंट आता है कि अगर रोलिंग फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है तो हम एक बॉल को लुढ़का दें, बॉल रुक जाती है थोड़ी देर बाद। क्यों? एनर्जी लॉस क्यों हो जाता है, बॉल रुक क्यों जाती है? तो उसका एक लॉजिक है। जब कोई बॉडी रोल होती है तो जो उसका mg है नीचे लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन ठीक सेंटर से थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जिस तरफ को बॉडी घूम रही है, रोल कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन उसी तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अगर नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से क्रॉस हो तो कोई टॉर्क नहीं देगी, लेकिन अगर सेंटर से थोड़ा आगे शिफ्ट हो गई तो एक अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड करने लगती है। इसीलिए बॉडी रुक जाती है धीरे धीरे, क्योंकि एक अपोजिट
टॉर्क लगने लगता है जो बॉडी को रोक देता है। ये वजह है। नॉर्मल रिएक्शन एक अपोजिट टॉर्क देती है जिसकी वजह से एक रोल करती हुई बॉडी रुक जाती है। अब कहते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन पे कुछ बॉडीज़ नीचे की तरफ स्लिप कर रही हैं, फ्रिक्शनलेस प्लेन है। फ्रिक्शनलेस प्लेन होगा तो रोलिंग होगी ही नहीं, पहली बात। और रोलिंग नहीं हो तो जितनी भी बॉडीज़ हैं, सॉलिड स्फीयर, स्फीयर, सिलेंडर, रिंग, सब एक साथ नीचे आएंगे क्योंकि रोलिंग हो ही नहीं रही है। हाँ, अगर फ्रिक्शन होगा पर्याप्त तो रोलिंग होगी, और रोलिंग की सिचुएशन में वो बॉडी सबसे पहले नीचे आती है या सबसे तेज़ नीचे आती है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। और याद रखिएगा, फॉर ए सर्टेन मास, निश्चित मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होता है और रिंग का सबसे ज़्यादा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होता है सर्टेन मास के लिए, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है। अगर ये सारी बॉडीज़ को मैं लुढ़का दूँ, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, और प्रॉपर फ्रिक्शन है, रोलिंग हो रही है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, वो सबसे देर में आएगी। और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे पहले आएगी। तो दिमाग में कैलकुलेशन के लिए याद रखिएगा, कोई फार्मूला नहीं है, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा वो सबसे जल्दी नीचे आएगी मिनिमम टाइम में। दिमाग में रखने के लिए ये है फार्मूला, आप दिमाग में रखिएगा। अब रेशियो आप निकाल सकते हो, एक बॉडी मूव कर रही है उसमें कितना पोर्शन रोटेशनल एनर्जी का है, कितना पोर्शन ट्रांसलेशनल एनर्जी का है। अगर रोटेशनल एनर्जी का पोर्शन पूछें तो k² अपॉन k² प्लस r²। ट्रांसलेशनल का पूछें तो r² अपॉन k² प्लस r²। के जहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन है। रोटेशनल में k² आता है, k रोटेशन में पढ़ा ही है, तो रोटेशनल एनर्जी में k² अपॉन k² प्लस r², और ट्रांसलेशन में r² अपॉन r² प्लस k²। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है p m इंटू v और टॉर्क होता है r क्रॉस f, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है। जैसे लीनियर मोमेंटम वैसे यहाँ एंगुलर मोमेंटम का रोल है। एंगुलर मोमेंटम j से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज r क्रॉस p, r क्रॉस p, यानी कि पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ऐसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी mvr, mvr। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है अगर सर्कल का सेंटर सर्कल के प्लेन में है तो। अगर सर्कल का सेंटर सर्कल के प्लेन में नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन का एक कंपोनेंट, एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। फिर से सुन लीजिए, अगर सर्कल का सेंटर सर्कल के प्लेन में होता है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, फिर से सुन लीजिए, अगर सर्कल का सेंटर सर्कल के प्लेन में होता है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, और अगर सर्कल का सेंटर सर्कल के प्लेन में नहीं होता है तो एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, सर्कुलर में ये r रेडियस वेक्टर हो जाता है, वरना r पोजीशन वेक्टर क्रॉस मोमेंटम r क्रॉस p। तो अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है किसी d डिस्टेंस पर तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvd, m पार्टिकल का मास, v वेलोसिटी, d डिस्टेंस है, y एक्सिस पर x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है d दूरी पर, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट d है तो mvd होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम जिस और वेलोसिटी वेक्टर की लाइन अगर ओरिजिन से क्रॉस हो जाती है तो एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है। वेलोसिटी चूँकि r क्रॉस p, तो p की जगह mv रखेंगे, m बाहर आएगा, r क्रॉस v, तो अगर r और v के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर की लाइन और ओरिजिन एक ही अगर हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ओरिजिन के अबाउट 0 हो जाती है।
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, वैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। इसी वजह से आपने देखा होगा एक टेबल घूम रही है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, अपना हाथ पहले सिकोड़े हुए, टेबल घूमेगी, फिर अगर वो अपना हाथ को फैला दे तो टेबल की एंगुलर वेलोसिटी बदल जाती है। रीज़न, क्योंकि अगर वो हाथ फैला देगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 है, या I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा हो जाएगा। तो अगर हाथ फैला देगा तो I बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। तो आप अगर देखें कि अगर आदमी सिकुड़ जाता है, पहले फैला हुआ बैठा है और सिकुड़ जाए तो उसका ओमेगा बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा आता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है, उसी टाइप से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, या टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, तो टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग। रोलिंग की सिचुएशन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन, कोई पहिया रोल कर रहा है, अब अगर आप उस पर जो टॉर्क दे रहे हो, जिस भी फोर्स की वजह से टॉर्क दे रहे हो, आप फोर्स लगाओगे टॉर्क मिलेगा, पहिया रोल करेगा। अगर लगने वाला फोर्स बॉडी के सेंटर पे हो, सेंटर पे या सेंटर के नीचे हो, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। फोर्स अगर आगे की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी। लगने वाला फोर्स सेंटर पे हो या सेंटर के नीचे, तो फ्रिक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, रोलिंग की सिचुएशन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। लगने वाला फोर्स अगर सेंटर पे है या सेंटर के नीचे है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, और अगर लगने वाला फोर्स सेंटर के ऊपर है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, एक सिलेंडर को इंक्लाइन प्लेन पे नीचे से ऊपर की तरफ लुढ़का के फेंक दिया जाता है। सिलेंडर पहले रोल करते हुए ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, और तो कोई फोर्स नहीं है, तो सिलेंडर में सिर्फ mg sin थीटा लगेगा, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और सेंटर पे mg sin थीटा होगा। तो याद रखिएगा, सेंटर पे फोर्स लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो mg sin थीटा नीचे होगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा हमेशा, वेलोसिटी से मतलब नहीं है। चाहे सिलेंडर ऊपर जाए तब भी फ्रिक्शन ऊपर होगा, और चाहे सिलेंडर नीचे आए तब भी फ्रिक्शन ऊपर ही होगा। इन केस ऑफ साइकिलिंग, साइकिलिंग के सिचुएशन में कोई भी एक पहिया जो पीछे वाला होता है उस पर हम फोर्स लगाते हैं। हाँ, अगर कोई भी पहिया अपने आप चल रहा है, फोर्स है ही नहीं, पहिया अपने आप चल रहा है, फोर्स है ही नहीं, तो उस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन अगर अपने आप चले पहिया, तो याद रखिएगा पहिया अपने आप चले, अगर फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ आप देखोगे सेंटर के ऊपर फोर्स है या सेंटर के नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट, और अगर सेंटर के ऊपर लग रहा है फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में, और अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर जिस तरफ पहिए की वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट होता है फ्रिक्शन। तो वही साइकिल के केस में जो पीछे वाला पहिया होता है उस पर तो हम चेन से फोर्स लगाते हैं, लेकिन आगे वाला पहिया तो अपने आप चलता है ना, उस पर तो कोई डायरेक्ट फोर्स लगेगा नहीं। और अगर पहिया अपने आप चलेगा तो अगर आगे की तरफ जा रहा है तो आगे वाले पहिए पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा, यानी कि फ्रंट व्हील पर जो अपने आप घूमता है, याद रखिएगा जो अपने आप घूमता है, जिस पर कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लगता है, तो उस पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो साइकिल का अगला पहिया अपने आप घूमता है, डायरेक्ट फोर्स नहीं होता है, तो उस पर फ्रिक्शन होगा बैकवर्ड। अब दूसरी सिचुएशन है कि अगर पिछले पहिए की बात करें तो हम अगर पैडल करते हैं मतलब हम फोर्स लगाते हैं,
साइकिल के पैडल हम घुमा रहे हैं ताकत से, तो उस सिचुएशन में फोर्स सेंटर के ऊपर लगता है। चेन जो है सेंटर के ऊपर से आती है और वो फोर्स लगाती है। तो अगर सेंटर के ऊपर फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, यानी कि आगे की तरफ होगी। तो इन केस ऑफ पैडलिंग हो रही है तो आगे वाले पहिए पे जो अपने आप चल रहा है उस पर फ्रिक्शन पीछे, और पीछे वाले पहिए पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस पर फ्रिक्शन आगे। लेकिन कई बार होता है हम थक जाते हैं, पैडल नहीं करते, दोनों पहिए अपने आप घूमते हैं, और जब दोनों पहिए अपने आप घूमेंगे तो दोनों पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट, दोनों पर बैकवर्ड लगेगा फ्रिक्शन, दोनों पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कई बार क्वेश्चन आता है रेयर व्हील ड्राइव कार मतलब देखिए गाड़ी के जो 4 व्हीलर होते हैं उसके 2 पहिए इंजन घुमाता है, 2 पहिए खुद अपने आप चलते हैं, इसको 2 व्हील ड्राइव कहते हैं। लेटेस्ट गाड़ी की टेक्नोलॉजी है वो 4 व्हील ड्राइव होती है, इसमें चारों पहिए इंजन घुमाता है। लेकिन 2 व्हील ड्राइव में इंजन जो है आगे के पहियों को घुमाता है। तो रेयर व्हील और कुछ होती हैं जिसमें ट्रक वगैरह होती है, तो इंजन जो है पीछे के पहियों को घुमाता है। तो अब रेयर व्हील ड्राइव कार है, आपको बताएंगे वो रेयर व्हील ड्राइव कार है, तो इसमें जो इंजन है वो ड्राइव कार में इंजन पीछे वाले पहिए पे फोर्स लगाता है, और अगर फोर्स लगेगा और फोर्स सेंटर के ऊपर लगता है पहियों पर, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी के अलॉन्ग, यानी पीछे वाले पहिए रेयर व्हील ड्राइव है तो उसमें फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, और अगले पहिए अपने आप घूमते हैं, उस पर डायरेक्ट फोर्स होता नहीं है, तो वो आगे की तरफ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट पीछे की तरफ एक्ट होता है। अब एक रॉड वर्टिकली हैंग कर रही है, वर्टिकली नीचे रखी हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और नीचे वाले पॉइंट जहाँ पे है वो स्लिप नहीं कर रहा है, रॉड का वो फिक्स पॉइंट है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं रॉड को बांध दिया गया। पहले रॉड को वर्टिकली एक सरफेस पे रख दिया गया और छोड़ दिया जाता है, तो प्योर रोटेशन मोशन में रॉड गिरेगी, तो आप एनर्जी कंजर्व करा सकते हो। एनर्जी के लिए पहले आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, दैट इज़ mgL/2। काइनेटिक तो है नहीं, रॉड स्टेशनरी है शुरुआत में, और सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पर होगा, रॉड का तो पूरा मास होता है, इज इक्वल टू ½ I ω² लिख सकते हो। और I क्योंकि रॉड एक एंड के अबाउट घूम रही है तो I की वैल्यू आप लोगे mL²/3। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड के अबाउट लिया जाएगा, क्योंकि रॉड एक सिरे के अबाउट घूम के गिरेगी, तो दैट इज mL²/3। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू नॉन सफिशिएंट होती है, मतलब रोलिंग के लिए पर्याप्त नहीं है, कम फ्रिक्शन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी रोलिंग नहीं होती है और उसको हम स्लिपिंग ही मानते हैं। ध्यान रखिएगा, रोलिंग नहीं, रोलिंग के लिए पर्याप्त फ्रिक्शन होना चाहिए तभी रोलिंग होगी, वरना स्लिपिंग माना जाता है।